दोस्तों नमस्कार। मैं भारत स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई सेशन के साथ में बायोलॉजी के आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जिसे न्यूक्लिक अम्ल भी कहा जाता है। अब यहाँ से आपको स्टार्टिंग में एक बात और भी ध्यान रखनी है कि न्यूक्लिक एसिड या जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि बायोलॉजी जो हमारे इस सिलेबस में है जनरल स्टडीज़ का जो हिस्सा है, यानी कि सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये शब्द लिखा हुआ है जर्नल, इसका मतलब है सामान्य। सामान्य का तात्पर्य होता है कि आपको चीज़ें बहुत ही जनरलाइज वे में पढ़नी होती है। आपको ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पर बायोलॉजी में या किसी भी टॉपिक में, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब हम टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो हमें सामान्य जानकारी ही उसकी देनी होती है। तो जनरल साइंस भी चूंकि सामान्य अध्ययन का हिस्सा है, इसलिए हम इसको सामान्य विज्ञान भी कहते हैं। सामान्य विज्ञान मतलब कि आपको विज्ञान की जानकारी तो होनी चाहिए, पर सामान्य जानकारी, ना कि विशिष्ट जानकारी। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए समझेंगे कि जैसे न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है, अलग अलग स्कॉलर्स इसमें बहुत सारी रिसर्चेज भी कर रहे हैं, बहुत सारे शोध हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ना कितना है, सिर्फ जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों को सिर्फ वो चुनिंदा चीज़ें ही पढ़नी है जहाँ से क्वेश्चंस की जो टेंडेंसी है आने की वो ज़्यादा रहती है। डियर फ्रेंड्स, अगर देखें कि न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा क्या होगी, तो ये बात ध्यान रखनी है कि न्यूक्लिक अम्ल, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स से, बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर के बना होता है, जो कि बहुत अति सूक्ष्म होते हैं वो, इसलिए हम उनको कह देते हैं स्मॉल जैव अणु। यानी कि न्यूक्लिक एसिड की जो डेफिनेशन बनेगी उसको कह सकते हैं हम कि न्यूक्लिक एसिड इज़ ए मिक्सचर ऑफ स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स। अभी मिक्सचर में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से जो इसेंशियल इसके कंपोनेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, उनको हम धीरे धीरे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है कि न्यूक्लिक अम्ल कि ये इसेंशियल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि जो जितने भी सजीव होंगे सभी सजीवों में एक प्रमुख घटक होता है, और ये इसकी जो प्रमुखता इतनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी सजीव के अंदर ही पाया जा सकता है न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि इसी न्यूक्लिक एसिड को हम कलेक्टिवली कह सकते हैं कि हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे डीएनए और आरएनए का। तो न्यूक्लिक एसिड अपने आप में कोई टॉपिक ना हो करके हमको जो इसको कलेक्टिवली पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है डीएनए और आरएनए की फॉर्म में। डियर फ्रेंड्स, डीएनए और आरएनए को हम ओवरऑल पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत, कि दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारी बॉडी में। हमारे जो सेल्स है जो फंक्शंस करते हैं, हमारा डीएनए कैसे काम करता है, आरएनए कैसे काम करता है, तो दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक को हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक को बोलते हैं हम राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी इसको कह दिया जाता है। तो ये डीएनए होता है, ये आरएनए होता है। अब हम अगर इसकी बात करते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि जिसमें हम कलेक्टिवली जो स्टडी करेंगे वो किसकी स्टडी करेंगे, हम डीएनए और आरएनए के बारे में। तो डीएनए और आरएनए के बारे में बेसिक जानकारी आपको चाहिए होगी, और यहीं से कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं पेपरों में, तो मैं आपको उनके बारे में भी डिस्कस करता हुआ चलूँगा यहाँ पर। तो डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं डीएनए और आरएनए की। तो डीएनए आरएनए को हम बोल देते हैं जनरली कि ये मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स होते हैं। मोनोमर्स के लिए हिंदी में शब्द अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। मोनोमर्स क्या होते हैं इसको ऐसे भी समझेंगे हम कि जो छोटे छोटे स्मॉल जो बायोलॉजिकल या बायो मोलिक्यूल्स इनको कह सकते हैं हम, जो छोटे बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स होते हैं जब वे एक साथ में क्या होते हैं, बाउंड किए होते हैं, तो बाउंडेड टुगेदर, यानी कि बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, अति सूक्ष्म क्या होते हैं, बायो मोलिक्यूल्स, जिनको हम जैव अणु भी कह सकते हैं। यानी कि ये सूक्ष्म जैव अणु होते हैं या छोटे या सूक्ष्म जैव अणु होते हैं जो बाउंडेड होते हैं। बाउंड मतलब जो बंधन में होते हैं। बंद हो सकते हैं किस किस प्रकार के, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे जब नाइट्रोजन बेस को पढ़ेंगे, तो हमें पता है कि नाइट्रोजन बेस जो होता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। छोटा सा केमिस्ट्री का पार्ट आएगा इसमें, जिसमें आप इजीली इसको समझ जाओगे। सिंपल आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये क्या होते हैं, इनको हम मोनोमर्स कहते हैं। मोनोमर्स किस के लिए यूज किया जाता है कि ऐसे स्मॉल जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक साथ में बंद में होते हैं, यानी कि बाउंडेड होते हैं, उनको हम मोनोमर्स कहते हैं। तो आपको विशेष बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये जो डीएनए होता है, हमें पहली बात पता चली है कि ये क्या होता है, मोनोमर्स होते हैं।
अब जो ये मोनोमर्स होते हैं कि ये 3 कंपोनेंट से स्पेशली मिलकर के बने होते हैं, मेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 घटक होते हैं, प्रमुख घटक, 3 प्रमुख घटक होते हैं जिससे डीएनए और आरएनए मिलकर के बने होते हैं। अभी हम बेसिक जानकारी लेंगे इनके बारे में, फिर बाद में इनको दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों को हम डिस्टिंग्विश करेंगे, अंतर इनमें हम देखेंगे कि क्या क्या इनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे डीएनए और आरएनए मिलकर के बने होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होगा उसको हम कह सकते हैं नाइट्रोजीनियस बेस, यानी कि नाइट्रोजन के क्षार, जो नाइट्रोजन के क्षार होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस कह देते हैं उसको। अब ये क्या होता है पूरा डिटेल में इसको हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं हम फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, इसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉस्फेट ग्रुप में भी कौन सा होता है उसको हम बाद में वैसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फॉस्फेरिक एसिड होता है स्पेशली, चलो मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहीं पर ही, फॉस्फेरिक एसिड। फॉस्फेरिक एसिड का जनरली जो फॉर्मूला होता है वो होता है H3PO4, H3PO4 इसका फॉर्मूला होता है। तो एक ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप हो गया, एक नाइट्रोजन बेस हो गया। एक को हम बोलते हैं पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर को हम दूसरी भाषा में 5 कार्बन शुगर भी कहते हैं, 5 कार्बन शुगर भी इसको कहते हैं। थोड़ा सा हम इसको हिंदी में भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। एक होता है नाइट्रोजन क्षार, दूसरा होता है यहाँ पर फॉस्फेट समूह। अब ये समूह को हमें पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना कि 3 टाइप के जो इसमें ग्रुप्स होते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेरिक एसिड के बारे में ही जानना होगा जो डीएनए में हम पढ़ रहे होंगे और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। पेंटोज शुगर जो होगा इसको हम 5 कार्बन शुगर भी बोलते हैं। आप लोग सभी जानते होंगे कि जो पेंट शब्द यूज होता है वो होता है 5 के लिए, यानी कि ऐसा शुगर जिसमें कार्बन के 5 एटम्स होंगे या 5 मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं C5H10O5। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या, पेंटोज शुगर या 5 कार्बन शुगर कहते हैं। आपको जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि डीएनए और आरएनए किसके मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है और पेंटोज शुगर होता है, जिसको लिए हम हिंदी में सब यूज़ कर सकते हैं शर्करा, इसको हम शर्करा भी कहते हैं शुगर को। प्रिय दोस्तों, यहाँ पर एक बात हमें और भी विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जो शुगर होता है, शुगर यानी कि शर्करा, जिसके बारे में हमने भी डिस्कस भी किया है, जो शुगर होता है, अगर ये शुगर जो होता है नाइट्रोजन बेस, जिसके बारे में भी डिस्कस किया हमने, नाइट्रोजन क्षार भी इसको कहते हैं। शुगर अगर नाइट्रोजन बेस के साथ में अगर मिक्सअप है, अगर मिला हुआ है, इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। लेकिन जब इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ में हम फॉस्फेट ग्रुप को भी देखते हैं यहाँ पर, तो यही बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। आपको ये भी ध्यान रखना है। अब एक तो हमने स्टार्टिंग में इसको पूरा का पूरा जो है डिलिबरेटली इसको हमने देखा है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाता है। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि न्यूक्लियोसाइड में क्या नहीं होता, कि न्यूक्लियोसाइड में कैसे, कोई भी स्टेटमेंट दे दिया आपको कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उसमें क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट में दे दिया गया ऐसा कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये बना होता है, लेकिन इसमें कौन सा एलिमेंट नहीं होता, तो कौन सा नहीं होगा, इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा। इसमें कौन कौन सा होता है, सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेस। लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें शुगर और नाइट्रोजन बेस तो है ही है, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड आ गए यहाँ पर, लेकिन साथ में इसके अलावा इसमें क्या आ गया, एक्स्ट्रा फॉस्फेट आ गया। तो ध्यान रखना है कि डीएनए और आरएनए जो मिलकर के बने होते हैं वो शुगर से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं और फॉस्फेट से मिलकर के बने होते हैं। जो शुगर नाइट्रोजन बेस है उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जो ये न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट के साथ में रिएक्ट करता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब इनके केमिकल फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे मुझे लगता भी नहीं है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी ऐसा क्वेश्चन इतना डिटेल में आपसे यूपीएससी भी नहीं पूछता। स्टेट एग्जामिनेशन या एसएससी वगैरह की तो बात ही बहुत दूर की है। अब चूँकि हम लोग समझ चुके हैं कि डीएनए और आरएनए क्या होता है, वो जो दोनों में हमें एक साथ पढ़ना था उसको हमने देख लिया है। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है और जहाँ से ज़्यादातर मल्टीपल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भी, तो वो क्या है, इनके डिफरेंसेस से। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। इसके बहुत सारे डिफरेंट जो होंगे स्टेटमेंट्स, डिफरेंट जो इसके चीज़ें होंगी, उनमें कभी कभी डिफरेंस पूछने को आ जाता है कि क्या डिफरेंस होता है डीएनए के, उसमें डीएनए के नाइट्रोजन बेस में क्या डिफरेंस है, आरएनए के नाइट्रोजन बेस में क्या डिफरेंस है।
तो ये चीज़ें वहाँ पर बेसिकली पूछ ली जाती है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो डिफरेंसेस क्या क्या है यहाँ पर। तो अगर इसकी बात की जाए डीएनए की, तो डीएनए स्पेशली क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। डीएनए स्पेशली कहाँ पर पाया जाता है, विशेषतः यह मेनली फाउंड इन क्रोमोसोम्स। तो यह क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। तो गुणसूत्रों में ये पाया जाता है, गुणसूत्रों में ये पाया जाता है। आपको ये भी पता है कि गुणसूत्र कहाँ पर पाए जाते हैं, जो हमने पहले अपना पढ़ा था टॉपिक साइटोलॉजी का, उसमें हमने पढ़ा था किसके बारे में, केंद्रक के बारे में। तो गुणसूत्र कहाँ पर पाए जाते हैं, केंद्रक में। तो हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो कहाँ पर पाया जा रहा है, न्यूक्लियस में मुख्यतः। हालांकि डीएनए अलग अलग जगह पर पाया जाता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे पाया जाता है वो। अब बात करें अगर आरएनए की, तो आरएनए मुख्य रूप से यानी कि स्पेशली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म के लिए हिंदी में शब्द था कोशिका द्रव्य। तो अगर बात की जाए इसकी, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, यह साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। एक बेसिक डिफरेंस ये हो गया यहाँ पर। हालांकि इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंसेस है, उनको हम जो देखेंगे। अब बात करें अगर इसकी डीएनए की, तो डीएनए की दूसरी बात क्या है कि डीएनए जो मिलकर के बना होता है, ये बना होता है किससे, डबल हेलिक्स या स्ट्रैंडेड भी बोल सकते हैं इसको, स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसको हम थोड़ा सा जो है ऐसे भी समझेंगे कि हेलिक्स का मतलब क्या होता है। हेलिक्स को अगर हम देखें तो जो शुगर और फॉस्फेट होती हैं, शुगर और फॉस्फेट की एक बोन टाइप बना होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाहर की जो लेयर होती है, अब आप देख रहे होंगे इसमें एक तो धागा सा यहाँ पर है, ये स्टैंड है या इसको हम थ्रेड कह सकते हैं, एक धागा सा यहाँ पर है नंबर 2, और ऐसे बना होता है हमारा डीएनए। और अगर बात करें इसकी, तो हमारा जो आरएनए होता है वो इस टाइप से बना होता है और उस पर नाइट्रोजन बेस ऐसे होता है अंदर की साइड में। इस फिगर को थोड़ा और भी डिटेल में हम देखेंगे, दोनों फिगर्स को। फिलहाल बस आपको मेनली जो बात समझनी है वो क्या है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है किसका, डीएनए का। डीएनए ऐसा दिखता है, जबकि आरएनए ऐसा दिखता है। इसमें सिंगल थ्रेड होता है, यानी कि सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है आरएनए का। डियर फ्रेंड्स, जो सबसे कॉमन इन दोनों में डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, वो इनके नाम में ही है। अगर आप इनकी फुल फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पर कहेंगे कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको हम ये कह सकते हैं, जबकि इसको हम कह सकते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड तो कुल मिलाकर के बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर के बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। अब इस न्यूक्लियोटाइड में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है शुगर, आपको ये भी पता है, और हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस भी किया है कि यहाँ पर होती है पेंटोज शुगर। तो जो पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर को हम जो है 5 कार्बन शुगर भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसी शुगर, ऐसी शर्करा जिसमें कार्बन के कितने अणु हो, 5 अणु हो। तो मैंने जैसे वहाँ पर फॉर्मूला आपको बताया था कि उसका फॉर्मूला क्या था पेंटोज का, तो पेंटोज शुगर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C5H10O5। इसका फॉर्मूला होता है ये वाला जनरली। अब यहाँ पर जो बेसिक बात है आपको ध्यान रखने की वो क्या है कि यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है डीऑक्सी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डीऑक्सी। आपको ये बात जो है ये नोट में अलग से लिखनी है, ये बात आपको नोट में अलग से लिखनी है आपको, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ। जो डीऑक्सी जो डीएनए होता है, जिसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं, इसमें पाई जाती है जो डीऑक्सी शुगर होती है। डीऑक्सी शुगर को हम कह सकते हैं कि ऐसी शुगर कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, यानी कि डीऑक्सी, डी का मतलब उल्टा हो गया उसका। तो जो इसका केमिकल फॉर्मूला बनता है वो रहता है C5H10O4। यहाँ पर वैसे मॉलिक्यूल्स कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल कम है, इसलिए इसको कहा गया है डीऑक्सी शुगर। जबकि अगर बात करें आरएनए की, तो आरएनए में पूरी का पूरा जो ये है C5H10O5, इसको हम कह सकते हैं ऑक्सी राइबो शुगर, ऑक्सी राइबो शुगर। बेसिक बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने की वो क्या है कि जो डीएनए होता है, डीएनए में पाई जाने वाली जो शुगर होगी, पेंटोज शुगर होगी या 5 कार्बन शुगर होगी, उसमें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल क्या रहता है, कम रहता है, इसलिए इसको डीऑक्सी कहते हैं। जबकि जो आरएनए है उसमें जो है ये पूरा होता है, प्रॉपर होता है, 5 होते हैं, इसलिए इसको हम राइबोज या ऑक्सी राइबोज शुगर भी इसको हम कहते हैं। आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि शुगर जो होता है, शुगर को हम कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप होता है, इससे जो नेक्स्ट वाला रूप होता है, जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जनरली C6
H12O6, ये बन जाता है कार्बोहाइड्रेट, या इसको हम बोल सकते हैं कि मतलब एक जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, जब वो थोड़ा सा उसको हम सिंप्लिसिटी में उसको हम स्प्लिट कर देते हैं तो ग्लूकोज बनता है वहाँ से। तो ये ग्लूकोज हुआ, ये जितना भी हुआ, ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट के ही रूप होते हैं, चाहे शुगर हो चाहे ग्लूकोज हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर ये दोस्तों एक बात और भी डिस्कस करना चाहूँगा कि फ़िलहाल जो हम यहाँ पर ये अंतर लिख रहे हैं, इनको जो डिफरेंसेस लिख रहे हैं यहाँ पर, आप इनको फ़िलहाल नोट करते हुए चलिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके प्रॉपर नोट्स भी बनते रहे साथ साथ में। बाद में जब हम इन दोनों का अलग अलग डिफरेंट फिगर्स बनाएंगे, दोनों के डीएनए के और आरएनए के, तो वहाँ पर जो बातें यहाँ पर लिखी जा रही हैं फ़िलहाल, उनको वहाँ पर हम इजीली समझ भी पाएंगे कि वो क्या होता है। अब जैसे डीएनए में जो नेक्स्ट डिफरेंस है, वो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या है, वो लगभग 4.3 मिलियन के आसपास में, यानी कि 43 लाख के आसपास है। जबकि जो आरएनए है, आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कितनी होती है? 12,000 के आसपास में होती है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन आरएनए कितनी है? वो 12,000 के आसपास है, 12,000 के आसपास है। अब अगर आप कहोगे ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो अभी हमने डिस्कस किया है कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो मिलकर के बनता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से। जबकि जो न्यूक्लियोसाइड था वो किससे मिलकर के बनना है? वो पेंटोज शुगर से मिलकर बनना है, और साथ में नाइट्रोजीनियस बेस यानी कि नाइट्रोजन क्षार से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होगा, इसमें नाइट्रोजन बेस यानी कि नाइट्रोजन क्षार तो होगा ही होगा, इसमें पेंटोज शुगर यानी कि शर्करा भी होगी, और इसमें साथ साथ में फॉस्फेट ग्रुप यानी कि फॉस्फेट भी होगा ही होगा। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या दोनों में आपको याद रखनी है। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपरों में पूछा भी जाता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोटाइड के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे जो नाइट्रोजीनियस बेस है, जिसको हम नाइट्रोजन क्षार भी कहते हैं। तो जो नाइट्रोजन बेस होगा, इसके नाइट्रोजन बेस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर के नाइट्रोजन बेस बनता है डीएनए का, और कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर के बनता है बेस, नाइट्रोजन बेस किसका? आरएनए का। तो इसके 4 प्रमुख जो है नाइट्रोजन बेसिस होंगे, और वो बेसिस कौन कौन से हैं? जैसे एक को हम बोलते हैं एडेनिन, एक को हम कहेंगे थाइमीन, एक को हम कहेंगे सिस्टोसिन, और चौथे के लिए जो शब्द है उसको हम बोल सकते हैं ग्वेनिन। चौथा कौन सा है? ग्वेनिन है। जबकि जो इसका नाइट्रोजन बेस है आरएनए का, उसमें क्या कौन कौन से जो है कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एडेनिन होता है, ये कैसा होता है? एडेनिन होता है। यहाँ पर थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। बस ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखने की है यहाँ पर, और ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि डिफरेंस पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट वाला यहाँ पर भी सेम ही होगा, सिस्टोसिन होगा, और लास्ट में ग्वेनिन होगा। तो आपको यहाँ पर पता चला है जो बेसिक बात वो क्या है कि नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं दोनों के, डीएनए और आरएनए के, वे कॉमन ही होते हैं जनरली, लेकिन उनमें एक नाइट्रोजन बेस जो होगा वो कौन सा है? थाइमीन। तो थाइमीन केवल पाया जा रहा है कहाँ पर? डीएनए में, और यूरेसिल केवल कहाँ पर पाया जा रहा है? आरएनए में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत बेसिक बात है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन को इस तरीके से पूछेगा कि वो कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो डिफरेंट है सभी में ही। तो हो सकता है कि अगर सभी में डिफरेंट है, हो सकता है कि ऑप्शन में आपको चारों दे रखे हो, तो इन चारों में डिफरेंट कौन सा है? वो थाइमीन है, और इन चारों में डिफरेंट कौन सा है? यूरेसिल है। तो चाहे तो थाइमीन हो ऑप्शन में, चाहे यूरेसिल हो, आपको पता है कि दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यूरेसिल आरएनए में तो है जबकि डीएनए में नहीं है, जबकि थाइमीन डीएनए में तो है लेकिन आरएनए में नहीं है। लेकिन अगर बाकी सब की बात की जाए तो बाकी सब के सब दोनों के दोनों में कॉमन है, डीएनए और आरएनए में। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बात करें इसी नाइट्रोजन बेस की जो हमने डिस्कस की है, अगर बात करें इसी की, तो बेस में होती है पेयरिंग्स। इसमें क्या होती है? पेयरिंग होती है। पेयरिंग का मतलब है युग्म, इसको बोल सकते हैं क्षार युग्म। तो युग्म जो बनते हैं यहाँ पर वो किस प्रकार से बनते हैं? मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है कि डीएनए जो है एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है डीएनए, जबकि ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है या सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी इसको हम कह सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो डीएनए का मॉडल दिया था वो दिया था किसने? वाटसन एंड क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक। जबकि आरएनए के मॉडल को देने में बहुत सारे लोगों का अलग अलग योगदान रहा। जैसे पहले व्यक्ति थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर रिच। इन्होंने 1962 में पहली बार जो कंसेप्ट प्रपोज किया आरएनए का। हालांकि इससे पहले भी जो इसके बारे में खोज की जा चुकी थी, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी थी, लेकिन ज़्यादा जानकारी वहाँ पर नहीं थी। बाद में 1986 के आसपास में जो वोल्टर गिलबर्ट नाम के व्यक्ति थे, एक वोल्टर गिलबर्ट, उन्होंने पहली बार कोइन किया आरएनए नाम इसका।
तो आरएनए का जो नामकरण किया गया वो वोल्टर गिलबर्ट ने किया। बाद में फिर बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग थे, जिनमें क्रिक भी शामिल थे, उन्होंने आरएनए का फिर ये मॉडल बनाया। तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे आरएनए के मॉडल से। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। बेस पेयरिंग की बात अगर की जाए तो हमें पता है कि नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ए होता है, ए के अलावा ए का मतलब क्या था, एडेनिन था, एक था ग्वेनिन, एक था थाइमिन और एक क्या था, सिस्टोसिन। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेस पेयरिंग होती है ये बेस आपस में किसके साथ में पेयर करते हैं। तो पेयर का मतलब है कि जोड़ा किसके साथ बना रहे हैं, तो ए हमेशा टी के साथ में जोड़ा बनाता है, जबकि जो जी यानी कि ग्वेनिन है वो हमेशा सिस्टोसिन के साथ में क्या करता है, जोड़ा बनाता है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये जोड़े बनने हैं ये इनके बीच में बॉन्ड जो होता है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलते हैं इसको। अब कितने क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे उसको मैं आपको डिटेल में भी तसल्ली से बताऊंगा भी। जैसे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर अगर ये सी है, ये सी है, तो सी की पेयरिंग किसके साथ में है, जी के साथ में है। फिर यहाँ पर टी है तो टी की पेयरिंग किसके साथ में है, ए के साथ में है। फिर यहाँ पर टी है तो टी की पेयरिंग किसके साथ में है, ए के साथ में। फिर वापस यहाँ पर जी टी ए और यहाँ पर सी ए टी। आपको ये पता चल गया है कि डीएनए इस प्रकार से बनता है और ये सेल्फ रेप्लिकेट करता रहता है खुद को। सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब अपनी कॉपीज़ बनाता रहता है, बाद में फिर ये लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है। अब क्या होता है कि जो सी है यहाँ पर, सी का मतलब सिस्टोसिन, ये क्या है, ग्वेनिन, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है। जबकि जो बाकी के हैं इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, वो डबल बॉन्डिंग है। यहाँ पर इनके बीच में, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्डिंग से। तो ये जो बना है ये डीएनए का एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जिसको वाटसन और क्रिक ने दिया था। आपको कुछ बातें यहाँ पर और ध्यान रखनी है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए होता है। इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए भी कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों कहा गया इसको, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपस में क्या कर रहे हैं, मिल करके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। बहुत सारे नाइट्रोजन जो बेसिस हैं वो मिल करके यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब अगर बात की जाए कि जो ये वाला पोर्शन होता है, ये आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, जो थ्रेड सा है ये, इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में और बनाए तो इस टाइप से बनता है। ये पूरी की पूरी जो है एक स्ट्रक्चर टाइप का ये होता है। जो बाहर का ये पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, इसको हम बोल देते हैं कि ये होता है शुगर। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि दिखाई पड़े आपको। इसको बोलते हैं हम शुगर फॉस्फेट बोन। बोन यहाँ पर शब्द जो यूज़ किया गया है वो इसलिए नहीं किया गया कि ये कोई बोन है या कोई हड्डी। बोन का मतलब है कि एक इसको स्ट्रक्चर दे रहा है। जैसे हमारी जो बोन्स होती है हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, एक संरचना देती है, ऐसे ही शुगर और फॉस्फेट मिलकर के डीएनए के जो आउटर लेयर है, ये वाली लेयर जो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये इनको क्या दे रही है, एक शेप दे रही है। तो इसीलिए इसको हम शुगर फॉस्फेट बोन कह देते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको सभी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस क्षार कहते हैं इनको सभी को ही। तो आपने यहाँ पर देखा कि इस डीएनए में नाइट्रोजीनियस क्षार भी है, इसमें शुगर भी है और इसमें फॉस्फेट भी है। आपने ये चीज़ें यहाँ पर नोटिस की है। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो ये तो क्या है, ये सिंगल एक हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जो आरएनए होगा। अब आरएनए में अलग अलग जो है इस टाइप से बने होते हैं, जैसे यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी पेयरिंग नहीं होती, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बेस की पेयरिंग होती है वो नहीं होती, क्योंकि बेस की पेयरिंग होने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर डबल होना आवश्यक था। डबल हेलिक्स अगर यहाँ पर होता तो बेस पेयर कर पाता दूसरे के साथ में, लेकिन यहाँ पर बेस की पेयरिंग इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड या सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है किसका, आरएनए का। तो आरएनए के जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो एडेनिन था, लेकिन वहाँ पर दूसरा था यूरेसिल। अगर आपको याद हो दूसरा क्या था, यूरेसिल था, जबकि यहाँ पर क्या है, ये थाइमिन है। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा था, फिर जो है ये था एडेनिन था, यूरेसिल था, इसके बाद में सिस्टोसिन था, और सिस्टोसिन के साथ साथ में फिर लास्ट में ग्वेनिन भी था। तो इसी प्रकार से ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं और ये अलग अलग नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो इसमें जो नाइट्रोजन बेस होगा, नाइट्रोजन क्षार होगा, वो पेयरिंग नहीं करता। लेकिन जो ये वाला स्ट्रक्चर है जिसकी बात मैंने आपको भी डिस्कस की, इसको भी हम क्या बोलते हैं, शुगर फॉस्फेट बोन कहते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को भी, जो ये सिंगल आपको यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा, धागानुमा जो आकृति दिखाई पड़ रही है, इसको भी शुगर फॉस्फेट बोन कहते हैं। इसलिए हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि आरएनए में न्यूक्लियोटाइड होता है, और न्यूक्लियोटाइड में आपको पता है कि जिसमें नाइट्रोजन बेस भी हो, शुगर भी हो और फॉस्फेट भी हो। तो इसीलिए, और लेकिन इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है वो क्या रहती है, वो कम रहती है, लगभग 12,000 के आसपास में रहती है।
अब यहाँ पर अगर इसकी नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट बात को और पढ़ते हैं। बात की जाए डीएनए या आरएनए की, तो जो इनका बाहर का जो कवर होता है, इनकी प्रोटेक्शन कवर बोल सकते हैं उसको, या कह सकते हैं कि जो इनकी आउटर मोस्ट जो लेयर रहती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है या किससे घिरी हुई होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो घिरी होती है हिस्टोन प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन से घिरी हुई होती है। तो ये क्वेश्चन में कई बार पेपर में पूछा गया है कि डीएनए की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसकी आउटर लेयर पे कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कौन सा है वो हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन उसको क्या करता है, कवर करता है डीएनए को। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म ये भी है। इंपॉर्टेंट बात की जाए तो बात करते हैं इन दोनों के फंक्शंस की। इन दोनों के फंक्शन क्या क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो जो डीएनए होता है, जैसे आप सभी के सभी जानते भी होंगे कि बहुत सारे टेस्ट भी ऐसे होते हैं कि मान लेते हैं कोई क्रिमिनल हो, क्रिमिनल ने कोई ऐसा कोई क्राइम किया हो, तो अगर उसकी हमें पहचान करनी है तो कभी कभी हम उसका डीएनए टेस्ट भी करते हैं। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए स्पेशली परफॉर्म करता है, इट परफॉर्म्स जेनेटिक फंक्शंस। ये क्या करता है, जेनेटिक फंक्शंस को, जेनेटिक फंक्शन को लिख देता है यहाँ पर, यानी कि ये अनुवांशिकी जो कार्य हैं उनको क्या करता है, अनुवांशिकी के लिए उत्तरदायी होता है कि किस व्यक्ति की अनुवांशिकी या जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा। और जो ये जेनेटिक फंक्शंस होते हैं ये क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति होगा उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो विशेषताएं होती हैं, ट्रेट्स होती हैं, उनको क्या करता है, डेवलप करता है। जैसे मैं इसको ऐसे कहूँ कि मान लेते हैं कि डीएनए है किसी व्यक्ति का, तो आपने देखा होगा कि किसी फादर के अगर जो है हेयर है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हो सकता है कि उसके जो बच्चे होंगे उनके हेयर भी कैसे होंगे, स्ट्रेट होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये चीज़ें जो होती हैं कि जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र, गुणसूत्र क्या करते हैं, कोडेड इन्फॉर्मेशन भेजते हैं जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं यानी कि संतानें जो होती है। और आपको पता है कि डीएनए भी कहाँ पर पाया जा रहा है, वो भी क्रोमोसोम्स में होता है, इसलिए ये भी जेनेटिक फंक्शंस को क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। और इसके अंतर्गत हमें ये बात समझनी है कि कितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है कि आपकी बॉडी का लेआउट कैसा है, बॉडी बाहर से कैसे दिखाई पड़ रही है, आंखें कैसी है, बाल कैसे हैं, शरीर में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो ये सारी के सारे जो फंक्शंस होते हैं, इनको ही फंक्शंस को कौन परफॉर्म करता है, डीएनए करता है। लेकिन जो अब बात करें अगर आरएनए की, तो आरएनए का जो स्पेशल काम होता है, इसकी जो स्पेशलाइजेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर आपको याद हो साइटोलॉजी वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम होता है वो काम कहाँ पर होता है, राइबोसोम्स में। राइबोसोम का काम क्या होता है, उसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं हम, क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। और आपको ये भी पता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी कि जो आरएनए होता है वो कहीं ना कहीं कहाँ पर पाया जा रहा है, राइबोसोम के आसपास में वो पाया जाता है। और राइबोसोम आपको पता है कि राइबोसोम खुद में कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि आरएनए भी कहाँ पर पाया जाता है, वो भी साइटोप्लाज्म में ही स्पेशली पाया जाता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब साइटोलॉजी में सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने यूकैरियोटिक सेल को का एक फिगर बनाया था, तो यूकैरियोटिक सेल के बिल्कुल मध्य में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर एक पाया जाता है न्यूक्लियस, जिसको केंद्रक कहते हैं। और इसी केंद्रक का जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो क्या होता है कि ये कंट्रोल रूम होता है, पूरे के पूरे सेल में कौन कौन से फंक्शंस होने हैं, इस बात को की जो डायरेक्शंस मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो न्यूक्लियस से मिलती है, यानी कि केंद्रक से मिलती है। अब केंद्रक इसका मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे की पूरी सेल की फंक्शनिंग में। अब चूंकि आरएनए हुआ या राइबोसोम हुआ, ये भी सभी के सभी कहाँ पर पाए जाते हैं, सेल में पाए जाते हैं। और सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए। इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आरएनए होता है, आरएनए किसका बना होता है, मेड अप ऑफ डीएनए। यानी कि आरएनए डीएनए से ही मिलकर के बना होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ऐसा क्यों है कि अगर इसकी बात और भी देखी जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स है, वही सेम न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ पर है, आरएनए में भी है। लेकिन आरएनए के पास में एक स्पेशल जो है, एक स्पेशलाइजेशन होती है इसकी, वो क्या होती है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, जबकि डीएनए का ऐसा काम नहीं होता है। डीएनए सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि इट परफॉर्म्स जेनेटिक फंक्शंस ऑफ सेल, या हम कह सकते हैं कि जब सेल का कर रहा है तो पूरी बॉडी का जो जेनेटिक फंक्शंस होंगे उनको कौन जो है कौन डायरेक्ट करता है, डीएनए करता है। और डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, न्यूक्लियस में। बेसिक से फिर से हम दोबारा से इसको समझते हैं कि डीएनए का काम होता है, ये क्या करता है, जेनेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अनुवांशिक रूप से कैसा होगा, अनुवांशिक रूप से मतलब उसकी आँखों से लेकर के, बालों से लेकर के, उसकी बॉडी के लेआउट से लेकर के, यहाँ तक कि उसके खाने की चॉइस तक,
उसके खाने की कौन कौन सी चॉइसेस है, उसकी म्यूज़िक किस टाइप का सुनता है, क्लासिकल सुनता है कि हिप हॉप सुनता है, उसके अलावा खाना पीना कि भाई कौन सा खाना ज़्यादा पसंद है कौन सा नहीं है। तो ये सारे की सारी जो चीज़ें होती हैं, यहाँ तक कि कलर्स हुए, कोई भी एटमॉस्फेयर हुआ, इस टाइप की सारी चीज़ों को कौन परफॉर्म करता है, वो करता है डीएनए। तो डीएनए का अगर देखा जाए तो इसका फंक्शन एक तरीके से वास्ट लेवल पे होता है, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर होता है, जबकि इसका कार्य केवल प्रोटीन सिंथेसिस करना है। आरएनए खुद में भी बना होता है डीएनए का, क्योंकि डीएनए के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो वो न्यूक्लियोटाइड सेम ही कहाँ पर पाए जाते हैं, आरएनए में। लेकिन आरएनए का जो स्पेशल काम है वो क्या है, इसकी स्पेशलाइजेशन प्रोटीन सिंथेसिस में। और वो काम कैसे करता है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आरएनए जो है हमारा, आरएनए के फंक्शन को समझने के लिए हमें एक अलग से एक नोट बनाएंगे छोटा सा कि क्या फंक्शन इसके होते हैं। तो बात की जाए अगर आरएनए की, तो आरएनए का फंक्शन आपको पता है कि फंक्शन क्या है इसका, प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का प्रमुख काम है। लेकिन आरएनए प्रोटीन का सिंथेसाइज कैसे करता है इसको, तो उसको हम समझेंगे जब हमें पता चल जाएगा कि आरएनए भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। और 3 प्रकार का जो ये आरएनए होता है किस प्रकार से प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, उसको यहाँ पर समझेंगे। जैसे हम पहली बात करते हैं, पहली बात है एक को हम बोलते हैं mRNA। यहाँ पर M जो है वो स्टैंड करता है किसके लिए, जो मैसेंजर होता है, मैसेंजर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए को क्या बोल सकते हैं, मैसेंजर आरएनए। आपको पता है कि मैसेंजर के लिए हिंदी में शब्द होता है संदेशवाहक, यानी कि ये संदेश लेकर के जाता है। लेकिन जो ये संदेश लेकर के जाता है एमआरएनए, वो कहाँ से कहाँ तक लेकर जाता है और क्यों लेकर के जाता है, उसको हम यहाँ पर थोड़ा समझेंगे। तो आरएनए डीएनए से साइटोप्लाज्म, जिसको हम कोशिका द्रव्य भी कहते हैं, अभी हमने डिस्कस भी किया था, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए क्या करता है, कौन से वाला आरएनए, एमआरएनए, ये एक इन्फॉर्मेशन लेकर के जाता है। और जो इन्फॉर्मेशन होगी या मैसेज होगा, यानी कि क्या लेकर के जा रहा है, ये एक मैसेज लेकर के जा रहा है यहाँ पर। और मैसेज यानी कि संदेश लेकर के जा रहा है, कौन से फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में। अब आप कहोगे कि कोडेड फॉर्म फिर से आ गया यहाँ पर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या करते हैं कि वो कोडेड फॉर्म में, कोडेड का मतलब है कि निश्चित कूट होता है ये, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर इस कूट में गड़बड़ी हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है, अनुवांशिकी, वो बदल जाती है। अनुवांशिकी का मतलब है हमारे हाव भाव बदल जाएंगे, हम बिल्कुल ऐसे दिखाई नहीं पड़ेंगे जैसे हमारे जो है पूर्वज है या माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, ऐसे हम दिखाई नहीं पड़ेंगे अगर ये कोडेड फॉर्म थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए। तो अब बात करें इसकी, तो डीएनए से साइटोप्लाज्म में एमआरएनए एक मैसेज लेकर के जाता है जो कि कोडेड फॉर्म में होता है। अब ये कोडेड फॉर्म का मतलब क्या है कि आरएनए का यहाँ पर जो प्रमुख कार्य है वो डीएनए क्या कर रहा है, आपको अभी हमने डिस्कस किया कि डीएनए का कार्य क्या है कि ये जो जेनेटिक फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है। जेनेटिक फंक्शन मतलब जो अनुवांशिकी जो कार्य होते हैं उनको प्रोसेस करता है, उस प्रक्रिया में भाग लेता है। तो इसी अनुवांशिकी का अब ये काम तो कहाँ पर कर रहा है, आपको पता है कि जैसे सेल है, सेल में बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में यहाँ पर क्रोमोसोम्स है और वहाँ पर डीएनए है। अब डीएनए यहाँ पर मौजूद है स्पेशली, तो लेकिन जो ये डीएनए होगा, डीएनए यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन पूरे सेल में भेजेगा वो किसकी हेल्प से भेजेगा, तो उसने हायर किया हुआ किसको, एमआरएनए को। तो एमआरएनए यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले जाएगा और साइटोप्लाज्म में देगा। और साइटोप्लाज्म में फिर आपको पता है कि बाकी सभी के सभी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, कोशिका के अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया टाइप के, वहाँ तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। प्रिय दोस्तों, जो दूसरा आरएनए है उसको हम बोलते हैं टीआरएनए। टीआरएनए में यहाँ पे टी जो है उसका संबंध किससे, ट्रांसफर से। अब ट्रांसफर से संबंध है, इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा, ये ट्रांसफर कर रहा होगा। अब ये ट्रांसफर क्या करता है उस बात को हम यहाँ पर समझेंगे। ये क्या काम करता है कि जैसे आपको पता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस करने की जो फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री कौन सी है, फैक्ट्री है राइबोसोम। आप सभी जानते हो भाई, राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है, इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री है। अब आपको पता है कि फैक्ट्री में क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। उत्पादन किसका हो रहा है, यहाँ पर प्रोटीन का उत्पादन हो रहा है। लेकिन आप जैसे जानते हो कि कोई भी फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में उत्पादन ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा जब तक वहाँ पर क्या ना जाए, रॉ मटेरियल ना जाए। रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल ना, जब तक वहाँ पर जाए। और कच्चा माल क्या होता है, कच्चा माल होता है अमीनो एसिड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल के पोलीमराइजेशन से, पोलीमराइजेशन का मतलब है कि उसके बहुलकीकरण से ही किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है।
तो जब इसको हम कह सकते हैं कि जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा यानी कि बहुलकीकरण होगा तो किसका निर्माण होता है फिर? प्रोटीन का। आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, नोट करनी है। तो हम कह सकते हैं कि tRNA इज कैरियर ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि क्या कर रहा है? एक प्रकार से कैरियर है। कैरियर का मतलब है कि कैरी कर रहा है, उठा करके इसको अमीनो एसिड को कहाँ पर पहुँचा रहा है? राइबोसोम तक पहुँचा रहा है। आपको ये यहाँ पर नोट करना है। अब इसी के साथ में आपको दूसरी बात जो नोट करनी है वो नोट करनी है किसके लिए? एक लास्ट का जो RNA हमारा बचा है वो है rRNA। इसको हम क्या कहते हैं? rRNA। अब जो ये rRNA होता है इसको हम बोल सकते हैं राइबोसोमल RNA, यानी कि ऐसा RNA जो कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है राइबोसोम में। तो राइबोसोम के पास में जो RNA है वो कौन सा है? वो ये वाला RNA। अब क्या होता है कि देखो, शुरुआत से इसकी पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि जो mRNA था वो वहाँ से DNA से एक इन्फॉर्मेशन लेकर के आया कोडेड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम में था। उस mRNA ने कहा कि भाई मुझे DNA ने भेजा है, और DNA ने कहा कि इतनी मात्रा में हमें क्या करनी है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, प्रोटीन का निर्माण करना है। राइबोसोम ने फिर उसको कहा कि भाई ऐसा है कि प्रोटीन का निर्माण तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे प्रोटीन का निर्माण करने के लिए कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो फिर जो है DNA से ही डायरेक्शन लेकर के फिर बाद में tRNA यानी कि ट्रांसफ़र RNA, उसने क्या किया कि tRNA ने एमिनो एसिड को इकट्ठा कर दिया कहाँ पर? राइबोसोम के पास में, कि लो भाई कच्चा माल तुम्हारे पास में आ चुका है। अब वहाँ पर क्या होता है कि ये जो RNA है इसको राइबोसोमल RNA भी कहते हैं हम। यही RNA जो करता है, ये क्या करता है? इसको बोल सकते हैं हम द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ये साइट है। एक साइट का मतलब वो जगह है जहाँ पर प्रोटीन का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। यही RNA फटाफट उसको पोलिमराइजेशन करता है उसका एमिनो एसिड का, और उठा करके फैक्ट्री यानी कि राइबोसोम्स के पास में वो ट्रांसफर करता रहता है, और राइबोसोम उसी एमिनो एसिड को के जो पोलिमराइजेशन हो चुका है ऑलरेडी, बहुलकीकरण हो गया है, उसको प्रोटीन में बदलता रहता है। उम्मीद है आपकी समझ में आई होगी यहाँ तक की ये बातें। अगर ये बातें समझ में नहीं आई तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम करता है RNA। जो लास्ट अंतर यहाँ पर बचा है वो क्या है कि ये जो है DNA कैन सेल्फ रेप्लिकेट, यानी कि हम कह सकते हैं कि DNA हैज़ द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपने आप को जो है पुनरावृत्ति करना, यानी कि रिपीट करना बार बार। रिपीट का मतलब हो सकता है कि ये क्या करता है कि इट कैन मेक कॉपीज, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे इट्स ओवन कॉपीज, यानी कि यह अपनी ही जो है कॉपीज का मतलब अपनी ही जो उसकी प्रति होगी उनको लगातार बना सकता है। जैसे मैंने कहा कि अगर ये जो DNA वो यहाँ तक है, लेकिन बाद में जैसे ये नाइट्रोजीनियस बेस यहाँ पर जो है यहाँ पर कोलाइड करेंगे आपस में, जो है इनके बीच में बाउंडिंग होगी, तो फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो बनना शुरू हो जाएगा, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो DNA क्या करता रहता है? सेल्फ रेप्लिकेट करता रहता है, और इसी विशेषता के कारण ये ज़्यादा स्टेबल भी होता है, मोर स्टेबल देन RNA से ज़्यादा स्टेबल क्यों है ये? क्योंकि इसके पास में ये वाली जो कैपेसिटी है वो नहीं होती, यानी कि ये खुद में सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकता। और ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि देखो DNA तो अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसका निर्माण अपने आप से हो रहा है, और उसके निर्माण में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो क्या है? वो न्यूक्लियस है वहाँ पर। लेकिन जो न्यूक्लियस ने DNA को बना दिया, अब DNA को ड्यूटी दी कि तुम RNA को बनाओ, तो ये जो है ये तो स्वयं में भगवान है, क्योंकि इसने इसका निर्माण किया है। इसलिए DNA खुद में तो रेप्लिकेट कर सकता है, लेकिन RNA जो खुद में ही बना हुआ है किसका? DNA का, इसके पास में ये कैपेसिटी नहीं होती। और चूंकि इसके पास में खुद की कॉपीज़ बनाने की कैपेसिटी नहीं होती, सेल्फ रेप्लिकेशन की इसके पास कैपेसिटी नहीं होती, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये लेस स्टेबल होता है, और ये शॉर्ट लिव्ड इसको कह सकते हैं, यानी कि कम टाइम के लिए ही रह पाता है। बाद में फिर से दोबारा से बनता है, फिर से जो क्या होता है, फिर से ये फिनिश हो जाएगा, फिर से बन जाएगा। जबकि ये जो होगा ये ज़्यादा स्टेबल होता है, और लगातार ये अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपकी समझ में आज की कक्षा आई होगी अच्छे प्रकार से। देखिए एक बात और भी ध्यान रखनी है आप लोगों को, कि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं ज़्यादा वर्ड्स जो है वो इंग्लिश के यहाँ पर यूज़ करता हूँ। दरअसल जो ये सब्जेक्ट है बायोलॉजी को हिंदी में पढ़ पाना बड़ा मुश्किल काम है,
और अगर आप लोग भी ऐसा करोगे तो शायद आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं ज़्यादातर हिंदी में ही जो शब्दों को यूज़ करूँ, लेकिन यहाँ पर गुंजाइश बहुत कम रहती है बायोलॉजी में कि हम हिंदी का ज़्यादातर यूज़ कर सकें। बाकी के जो टॉपिक्स हम आगे पढ़ेंगे उनको हम बिल्कुल बाइलिंगुअल बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, उनको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों को ही साथ में लेके चलेंगे। दूसरी चीज़ आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि मैं यहाँ पर सभी शब्दों को बार बार हिंदी और इंग्लिश में नहीं लिख सकता। जैसे मैंने DNA लिखा है यहाँ पर, अब मैं इसको ऐसे तो नहीं लिख पाऊँगा ना, DNA, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे अगर वीडियोस देख रहे हैं उनको कोशिश ये करनी है कि शब्दों पर ज़्यादा ध्यान दें कि शब्द क्या बोले जा रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। जैसे मैंने कहा कि लेस स्टेबल है यानी कि ये कम स्थायी है, शॉर्ट लिव्ड है यानी कि इसकी कम आयु होती है। तो ये इस टाइप से आपको जैसे मैंने बोला है शब्द, तो आप उसको हिंदी में भी वहाँ पर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो हम देखेंगे बायोलॉजी की होगी, और एक अच्छे से प्रकार से प्रयास करेंगे कि कोई अच्छा सा टॉपिक उठाए और आगे बढ़े। वैसे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्लांट किंगडम से रिलेटेड होगा, पादप जगत से संबंधित होगा। तो इस लॉकडाउन के इस पीरियड में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा पढ़ रहे होंगे, और एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको एक्सटेंशन मिले थोड़ा बहुत, लेकिन आप प्रयास करना कि आप लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहें और बिल्कुल भी पीछे ना हटें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में नमस्कार दोस्तों।